हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल डीआर एकेडमिक में। आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा की गणना। ठीक है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो डाली थी वो आपको मैंने न्यूमेरिकल्स की डाली थी। ठीक है, जो आपके फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके जो टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं वो मैंने डाले हैं। उसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं, बाकी जो पार्ट्स हैं वो आगे आने वाले हैं, तो आप लोग उनको मिस ना कीजिएगा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आप ज़रूर से कीजिए। ठीक है, और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए। न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन जो पेपर बनाने वाला होता है वो न्यूमेरिकल को किस तरीके से घुमा देता है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो आप लोग उस न्यूमेरिकल वाली वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा की गणना। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसमें आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है आवेशों के निकाय के कारण। पहले हम 2 निकाय को लिए निकालेंगे, फिर 3 के लिए, और ऐसे ही अगर n निकाय हो यानी n आवेशों का निकाय हो तो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा वो हम इसमें निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा की गणना। चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। माना 2 आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से अनंत दूरी पर विराम अवस्था में है। इसमें है विराम यानी कि बिल्कुल विश्राम अवस्था जिसको बोल सकते हैं हम, बिल्कुल एक जगह स्थित है। ठीक है, हमें निकाय का निर्माण करने के लिए Q1 आवेश को अनंत से निकाय तक लाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास Q1 आवेश है उसको हम वो जो आवेश है उसको हम अनंत से निकाय तक लाते हैं, तथा निकाय तक लाने में किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि भाई जो निकाय है हमारे पास, ठीक है, उसमें पहले से कोई भी आवेश विद्यमान है ही नहीं, तो इसके कारण जो हमारे पास Q1 आवेश होगा उसके कारण किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि निकाय में पहले से कोई भी आवेश विद्यमान नहीं है, अर्थात विद्युत क्षेत्र नहीं है, अर्थात क्या हो जाएगा W1 बराबर 0। ठीक है, यानी कि जो Q1 आवेश है उसके कारण किया गया कार्य क्या हो जाएगा 0। अब हम आवेश Q2 को निकाय तक लेकर आते हैं, जिसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। कार्य किस तरीके का, क्योंकि जो दोनों आवेश हैं वो समान प्रकृति के होंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो हमें कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा निकाय को, यानी कि निकाय के अंदर निकाय तक लाने के लिए, उस Q1 आवेश के जो निकाय है उसमें लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि निकाय में पहले से Q1 आवेश स्थित है जो Q2 आवेश का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और प्रतिकर्षण क्यों मैं बार बार बता रहा हूँ, दोनों समान प्रकृति के हैं, अतः विरोध के विपरीत कार्य करना पड़ेगा। इसलिए विद्युत विभव की परिभाषा से, तो विद्युत विभव जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V = W/Q। ठीक है, वहाँ पे हमने परीक्षण आवेश लिया था, क्यों, उसके द्वारा कार्य किया गया क्या था, V बराबर W/Q0 था। क्यों था, क्योंकि भाई जो हमारे पास जो निकाय था, हमारे पास जो निकाय था उसके अंदर पहले से ही Q1 आवेश विद्यमान था। ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो हमारे पास कार्य हो जाता है वो जो विभव हो जाता है वो हो जाता है V बराबर W/Q0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से V = W2/Q0। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो Q2 आवेश है उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है ना, वो कितना कार्य होगा W2, तो W2 हम निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा V × Q0, समीकरण 1। V यहाँ पे क्या है, Q1 के कारण उत्पन्न विभव है। ठीक है, जो हमारे पास Q1 आवेश है उसके कारण उत्पन्न विभव है V। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे V बराबर K Q1/R12। ठीक है, यहाँ पे जो Q1 है, ठीक है, Q1 के कारण विभव निकाल रहे हैं तो वो हो जाता है हमारे पास K Q1/R12। तो यहाँ पे हमारे पास जो W2 होता है, ठीक है, W2 जो क्या था, समीकरण 1 था, उसमें हम V की जो ये जो वैल्यू है, जो ये वैल्यू हमने निकाली है, इसको हम W2 यानी समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि Q1 Q2/R12। अब जब हम टोटल कार्य निकालेंगे तो टोटल कार्य किस तरीके से निकलेगा, दोनों कार्य को यानी कि जो Q1 और Q2 के द्वारा कार्य है उनको हम जोड़ देंगे तो W1 क्या हो जाएगा 0 और W2 हमारे पास ये आ जाएगा, तो हमारे पास W हो जाएगा K Q1 Q2/R12। ये हमारे पास टोटल कार्य आ जाता है। यही हमारे पास क्या हो जाता है, 2 आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा
जो कि U बराबर हो जाता है W, क्योंकि जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। ठीक है, तो K Q1 Q2 अपन R12। यदि आवेश ऋणात्मक प्रकृति के हैं, समझना एक बात को, दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे, तो उनके द्वारा जो स्थितिज ऊर्जा निकलेगी वो ऋणात्मक होगी। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है U बराबर माइनस K Q1 Q2 अपन R12। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं B, जो कि है 3 आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। इसमें भी सेम फंडा है भाई। ठीक है, जो हमारे पास दो के लिए था, जो 2 आवेशों के लिए जो स्थितिज ऊर्जा थी वो ये यहाँ पे 3 के लिए निकलेगी। ठीक है, तो Q1 के लिए क्या हो जाएगा 0, क्योंकि निकाय में पहले से कोई भी आवेश विद्यमान नहीं है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा W1 0 हो जाएगा। और Q2 क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी W2 क्या हो जाएगा Q2 के कारण, जो कि हमने निकाला था V इजिकल टू W2 अपॉन Q2। तो W2 क्या हो जाएगा V2 Q2, समीकरण 1। और V क्या हो जाएगा Q1 के कारण उत्पन्न विभव, जो कि क्या होता है K Q1 अपॉन R12। तो W2 में वैल्यू हम रख देंगे V की, तो हमारे पास समीकरण 2 आ जाता है। समझ रहे हो ना, यहाँ पे वही है सिंपल। यहाँ पे जो 2 के लिए है वो था यहाँ तक। ठीक है, कहाँ तक, समीकरण 2 तक हमारे पास जो 2 आवेशों के कारण जो स्थितिज ऊर्जा थी वो है। यहाँ से आगे देखिए, यदि हम आवेश Q3 को निकाय के अंदर लेकर आते हैं, अब बारी आ गई है Q3 की। अगर इसको हम निकाय के अंदर लेके आते हैं तो निकाय में पहले से उपस्थित 2 आवेश हैं, जो कि Q1 और Q2 हैं, Q3 का विरोध करते हैं। ठीक है, अतः हमें विरोध के विपरीत कार्य करना पड़ेगा। माना कार्य क्या हो जाएगा W3 व W4 है। तब एक बात समझें आप, यहाँ पे W3 और W4 क्यों आया, क्योंकि भाई हमारे पास आवेश कितने हैं 2 हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगे, एक तो Q1 Q3 के लिए, ठीक है, और एक Q2 Q3 के लिए। ठीक है, क्योंकि भाई जब हमारे पास जब निकाय में एक आवेश था तो हमारे पास कार्य भी एक आया, लेकिन जब निकाय में 2 आवेश पहले से विद्यमान है तो तीसरा जो आवेश आएगा उसके कारण हमारे पास दो तरीके के कार्य होंगे कि नहीं। ठीक है ना, वही यहाँ पे निकाले हैं। तो यहाँ पे W3 आ जाएगा K Q1 Q1 यानी कि जो Q1 आवेश है उसके कारण जो Q3 को कार्य करना पड़ा, वो यहाँ पे कार्य है W3, जो कि हो जाता है K Q1 Q3 अपॉन R13, समीकरण 3। और W4 जो कि हो जाएगा Q2 के कारण Q3 को जो कार्य करना पड़ा Q2 के कारण। ठीक है, वो है यहाँ पे K Q2 Q3 अपॉन R23, समीकरण 4। अब हम निकालेंगे कुल कार्य, जो कि हो जाएगा W इजिक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो यहाँ पे W1 तो 0 है, क्योंकि पहले से निकाय में कोई भी आवेश विद्यमान नहीं था। तो यहाँ पे हम तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि यहाँ पे पहले से ही लिखी हुई है। ठीक है, तो जब इन तीनों को जोड़ेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W बराबर हमारे पास आ जाएगा इन तीनों की वैल्यू, जो कि है K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। हम जानते हैं कि निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि निकाल ही हम संचित ऊर्जा रहे हैं, तो वही हमको चाहिए। तो U बराबर हो जाएगा K, यहाँ पे कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, ये हमारे पास 3 आवेशों के कारण जो निकाय में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा होगी वो हमारे पास निकल कर आ चुकी है। तीसरा है हमारे पास है C, जो कि है n आवेशों के लिए, यानी कि हमारे पास ना 1 ना 2 ना 3 ना 4 ना 5 बल्कि n आवेश हो निकाय में, तो उसके कारण स्थितिज ऊर्जा क्या निकलेगी वो यहाँ पे देखिए। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ कोई आपसे डेरिवेशन नहीं करवाएगा इसमें, क्योंकि जो डेरिवेशन है वो ये पूरा है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि n आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा, इसमें पूछेगा आपसे कि आवेशों के कारण निकाय में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा का वर्णन, यानी कि उनका व्यंजक। तो आपको 2 के लिए निकालना है, 3 के लिए निकालना है, फिर n के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख देना है भाई। ठीक है, समझे बात, तो ध्यान रखना जो हमारे पास n आवेश होंगे उनके लिए स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U इजिक्वल टू K अपॉन 2 समेसन I इजिक्वल टू 1 टू n समेसन J इजिक्वल टू 1 टू n। तो यहाँ पे हो जाएगा QI QJ अपॉन RIJ। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो I और J हैं वो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो Q1 के लिए थोड़ी होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का।
आई और जे बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था आपका स्थितिज ऊर्जा की गणना। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपकी मर्ज़ी हो तो, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।